Hello friends, this is CA Manoj Gupta, your friend, your always best wisher and helping hand to get your degree, that is CA. Friends, today I come with one of the very important India's 116 लीजेज. फ्रेंड, जब से आया है 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हुआ है, सबसे इसके बड़े चर्चे हैं. हाँ, लोग बोलते हैं सर इंडिया 116 का क्या है, बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है. तो फ्रेंड्स, जो मनोज का एफआर सिस्टम है उस सिस्टम से ही इसको तोड़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 116. सबसे पहले बताऊं फ्रेंड्स कि इन सब चेंज क्यों हो रहे हैं. आप देखो तो पहले AS 19 हुआ करता था, आपको पता हो तो स्टार्टिंग में, फिर वो चेंज करके इंडिया 17 किया, पता ना, इंडिया 17. नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 नाउ इट्स बिकम इंडिया 116. व्हाई दिस मच चेंजेस आर रिक्वायर्ड. तो फ्रेंड्स, सबसे बात यह है कि ये लीड जो है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है आज की जनरेशन में. आज की जनरेशन बिलीव करती है कि आज के मजा लो, कल होगा वो देखेंगे. माने मर्सिडीज में घूमना है, लेकिन मर्सिडीज खरीदने के लिए इतने पैसे इकट्ठे करेंगे जब तक तो बुढ़े हो जाएंगे. इससे अच्छा क्या करो, ऊबर से मर्सिडीज मंगवाते हैं या रेंटेड मर्सिडीज मंगवाते हैं. कहीं घूमने जाना है, सपोज मर्सिडीज कार खरीद ली हमने मुंबई में और हमको जाना है राजस्थान घूमने के लिए, तो राजस्थान में कैसे लेके जाएंगे, तो क्या करते हैं, मुंबई में नहीं खरीदते हैं, राजस्थान में रेंट पे ले लेंगे, जहाँ चाहिए वहाँ पर रेंट पे ले लेंगे. तो फ्रेंड्स, लीज फैक्टर बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है. ये इतना ज़्यादा हो गया है कि आज हर काम लीज पे हो रहे हैं. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक अपने प्रेमाइसेस को लीज पे ले रहे हैं. तो इसके ऊपर बहुत सारा कॉर्पोरेट बिलीव कर रहा है या डिपेंड कर रहा है. मॉल ले लो आप, 90% मॉल क्या होते हैं, मॉल का मालिक कोई और है, दुकान कोई और चला रहा है. तो इस वजह से इसमें रिक्वायरमेंट है चेंज की, तो रिक्वायरमेंट करना पड़ा, उसके लिए चेंज करना पड़ा और नए नए लाने पड़े. फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो जब चेंजेज आता है तो डेफिनेटली चेंजेज है, इसलिए चेंज आया है. बट कई बच्चे ये मान लेते हैं कि सर पहले जो पढ़ा था ना, पहले उसको कैंसिल कर दो, पूरा मैंने उसको स्क्रैप कर दो. अरे माइंड में घुसा हुआ उसको स्क्रैप कैसे करें भाई. या फिर कई बच्चे सोचते थे पहले पढ़ते थे वो तो सब रॉन्ग ही है. अब इंडिया 116 ने बराबर ट्रीटमेंट बताया है. तो फ्रेंड्स, आपको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने जो भी सीख के रखा हो, चाहे वो आपने AS 19 में सीखा हो, चाहे आपने वो इंडिया 17 में सीखा हो, सबका सब आपको काम आएगा. आप एक कभी मत सोचना कि पहले 2 + 2 4 होते थे, अब 2 + 2 5 होना चालू हो जाएगा. ऐसा होता तो फ्रेंड्स हमको पहले सिखाते क्यों. जिसने ये पहले बनाए थे वो क्या रॉन्ग बना के बैठे थे क्या. हाँ, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी तो वो इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहला सब कुछ पलट गया है, बदल गया है. इसके लिए मेरा जो इंडिया 16 है, 17 जो इंडिया 17, वो पूरा का पूरा मैं यूज करवाऊंगा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अभी मैं स्टार्ट नहीं किया इंडिया 116. मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपके माइंड में चल रहा है कि जब चेंज हो गया है तो सब कुछ नया आ गया है, अब पहले की चीज सारी स्क्रैप कर दो, बाकी की नई नई चीज सीखेंगे, इसको माइंड से निकाल दो. फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट जब भी कोई छोटा सा नोटिफिकेशन निकालती है, बच्चा बोलता है सर अब तो पुराना सब कैंसिल हो गया है, अब इससे नया क्या है, सर बताइए क्या है. फ्रेंड्स, जो पुराने सीए उनके बारे में सोचो, जो पहले सीए बन चुके, हम तो चलो टीचर हैं, अप टू डेट रहते हैं, तो पुराने सीए को तो कुछ आएगा ही नहीं अभी, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, तो उनको तो दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या. अरे फ्रेंड्स, कॉमन सेंस लगाओ. चेंजेज होते हैं बट कितना, जो रिक्वायर है, बाकी का सारा बदल नहीं देते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को आप तसल्ली से सोच लो कि हमने जो सीखा हुआ है वो रॉन्ग नहीं था, उसमें अमेंडमेंट किए गए. एंड 116 के बारे में आपको एक गारंटी देता हूं कि इसके ओवरऑल 47 क्वेश्चन दिए हैं आपके इसी मॉड्यूल के अंदर. मैं डायरेक्ट मॉड्यूल से लेने वाला हूं, इसलिए मैंने आपके स्क्रीन पे मॉड्यूल को ही रखा है. 47 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में दिए हैं, प्लस 43 इलस्ट्रेशन में है, 47 नहीं है फ्रेंड्स, प्लस 7 आपके टेस्ट नॉलेज में दिए हैं. ओवरऑल 50 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं 116 के. लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आप अपने माइंड से हटा देना कि पहले जो सीखा था वो सब कुछ अलग है और अब सब कुछ अलग है. ऐसा नहीं है, पहले जो सीखा था वो भी काम का है, हाँ अमेंडमेंट किए गए. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स.
सबसे पहले तो 116 के लिए हमने वो स्टेप जो हम कोई भी इंडेक्स सीखने के लिए करते हैं वो स्टेप में ही सॉल्व करना है। वो हमारी 4 स्टेप्स हैं, भूल नहीं जाना है। याद है 4 स्टेप? सबसे पहला बोलो यस। मिस इंडेक्स के आंसर लिखते हैं वो नहीं बोल रहा हूं, इंडेक्स के आंसर हम 3 स्टेप में लिखते हैं, लेकिन इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन हम 4 पार्ट में लिखते हैं। इफ यू रिमेंबर, फॉर ऑल इंडेक्स आई फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट सो दैट यू डोंट थिंक, इवन नो नीड टू थिंक कि आपको स्टार्ट कहां से करना है या कैसे इसमें आएगा, क्या नया आएगा, वो आपको सोचना ही ना पड़े। आपको पता है कि मेरी फिक्स 4 पार्ट है, उसमें मेरे को डिस्कशन करना है। वो 4 पार्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकेंड यस एप्लीकेबिलिटी जिसको हम स्कोप बोलते हैं, एंड थर्ड main point in this index, and last is disclosure. So वो चारों पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन पॉइंट के अंदर मैं इसमें स्पेशली आपको इंडेक्स 17 और इंडेक्स 116 का डिफरेंस भी बताने वाला हूं। नॉर्मली क्या होता था, एएस और इंडेक्स के डिफरेंस आते थे, अभी तक आपने सीखा होगा। तो इंडेक्स 17 हमने सीखा था तो मैंने आपको इंडेक्स 17 एंड एएस 19 के डिफरेंस बताए थे। बट अब जब हम 116 सीख रहे हैं तो इंडेक्स 17 और इंडेक्स 116 के डिफरेंसेस आपको बताए जाएंगे। ये हो सकता है फ्रेंड 2 पार्ट में 3 पार्ट में बने, लेकिन मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराने वाला हूं, 50 के 50 क्वेश्चन प्लस जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन, क्योंकि क्या है फ्रेंड, आईसीआई के मटेरियल में जो दिया हुआ है उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो आईसीआई के मटेरियल के हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वो 80% पार्ट जो कॉमन है पूरे 50 के 50 क्वेश्चन में, वो तो डिस्कस कर लें। तो वो 4 पार्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में लीज का मतलब क्या है, लीज क्या होता है, उसका कोई भी कॉन्सेप्ट याद रखो चेंज नहीं होता है। लीज लीज है, लीज का अकाउंटिंग करना है। लीज की अकाउंटिंग किस किस के यहाँ करना है, लेसर के यहाँ करना है, लेसी के यहाँ करना है। वही इसका इंट्रोडक्शन है, वही इसका मीनिंग है। वो एएस 19 में भी सेम था, इंडेक्स 17 में भी सेम था और यहाँ पे भी सेम ही है। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है कि यहां पर अकाउंटिंग करनी है। वी नीड टू अकाउंटिंग फॉर लीज असेट्स, जो कि हमने लीज दिया है राइट टू यूज और राइट टू कंट्रोल। यहां पे वर्ड राइट टू कंट्रोल यूज किया गया है। अगर आप इंडेक्स 116 में वर्ड यूज करोगे तो राइट टू कंट्रोल यूज किया गया है। अब राइट टू कंट्रोल रखो, राइट टू यूज रखो, बात एक ही है, बट स्टिल जो हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे इंडेक्स 17 और इंडेक्स 116, तो आपको देखेगा कि यहां पर कंट्रोल वर्ड यूज किया गया है 116 में। सो मीनिंग में आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन में कि हमारा पर्पज एक ही है कि अकाउंटिंग कैसे करना है। लीज जो कि हमने असेट्स दी है, किसको दी है, लेसी को दी है। किसने दी है, लेसर ने दी है। तो फ्रेंड्स मीनिंग और यू कैन से इंट्रोडक्शन आर रिमेन सेम। ओके, वेरी गुड। अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंट्रोडक्शन के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं। तो ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स ऐसा है कि हम लोगों को ये जानना है कि लीज में कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल आपने एरर तो नहीं कर दिया जिससे कहीं गवर्नमेंट को क्लियर इंटीमेशन नहीं आ रहा है या बाकी लोगों के लिए इंटीमेशन नहीं आ रहा है। वो सब हमको इंट्रोडक्शन में, वो सब हमको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि हमारा जो लीज का अकाउंटिंग है वो बराबर है, बाकी के सारे प्रोसीजर बराबर किए गए हैं। वो इसका ऑब्जेक्टिव है, जिससे उसकी क्लैरिटी आ जाए, उसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कहीं कुछ फ्रॉड ना हो। वो हमारा पर्पज है या वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, बराबर। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर आईसीआई के मटेरियल को देखो, ये मैंने अभी जो 2020 के लिए एप्लीकेबल है वो वाला मटेरियल निकाला है, तो उसके अंदर जो भी अपने इस पर्टिकुलर चीज के अंदर अपन को सीखना है उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्लस एक जो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार सारा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इंट्रोडक्शन के अंदर ही। फिर हम स्कोप पे आते हैं या एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं कि इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है। तो फ्रेंड्स आप देखो तो इन्होंने कुछ अराउंड 6 हेड आपको बना के दिए हैं। ये आपके पास बुक होगी सेम का सेम। 6 हेड में उन्होंने अलग अलग 3-3, 4-4, 5-5 चीजें दी हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। तो उसका एक ब्रीफ देता हूं जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके इंडेक्स 116 है क्या, बराबर। फिर जहां पे मेरे को जो सिमिलर चीज लगेगी जो आपको 17 से यूज होने वाली है, मैं यहाँ पे आपको इंडेक्स 17 का रेफरेंस दे दूंगा कि बेटा देखो यहाँ पे आप इंडेक्स 17 यूज कर लेना, डायरेक्टली यूज हो जाएगा, बराबर। इसके अलावा इंडेक्स 115 भी यहाँ पर यूज होने वाला है। जैसे पहले लीज एंड लीज बैक कॉन्सेप्ट होता था, याद है, सेल एंड लीज बैक कॉन्सेप्ट। वो सेल एंड लीज बैक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर अभी कवरेज हटा दिया है और वो इंडेक्स 115 में डाल दिया है, यानी कि सेल हुआ है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, उधर डाल दिया। तो ऐसे में आपको रेफरेंस देता रहूंगा कि अपने जो सीखा हुआ है, क्योंकि वही तो कनेक्टिविटी है ना। आपको याद है ना, मैं हमेशा बताता हूं कि वी शुड स्टडी परफेक्ट एंड स्मार्ट स्टडी। बट स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताता हूं हमेशा कि स्मार्ट स्टडी मतलब क्या है, कि ऐसी प्लानिंग करनी है कि आपने जो सीखा हुआ है वो तो काम आए, और प्लस नया सीखेंगे तो खाली उतना ही ऐड करना है जितना हम लोगों ने नया है। जो पुराना चीज आती थी उसको दोबारा क्या सीखने का, वो तो आता ही है ना यार पहले से।
जैसे कई बच्चे, एक बार सपोज किसी बच्चे का टाइम लग गया तो मेरे को फ़ोन करता है, बोलता है सर मेरे एफआर में खाली 25 मार्क्स आए। तो उनका बेटा तेरे को अभी 80 प्लस दिलवाते हैं, लेकिन वो 80 प्लस में 25 तेरे ऐड रहने चाहिए ऑलरेडी, यानी कि 25 तेरे को आते हैं, अब मेरे वजह से तेरे 55 अलग से ऐड होने चाहिए, तब जाके 80 होगा। लेकिन तू सोचेगा 80 के 80 में दिलवाऊंगा, तो गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि फिर तेरे को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूं तेरे को आता है, वो तो रहे ही तेरे पास, वो कहां गया? 25 भी तो लेके आया ना, तू कहीं मैसेज लेकर नहीं आ गया। अब तेरे को एक्स्ट्रा कहां से ऐड करने हैं, उसमें ऐड कर। लेकिन तू सारा का सारा नया सोचेगा तो हो सकता है तेरे को 25 का कुछ फायदा ना मिले। मैं चाहता हूं उसका भी फायदा मिले। अभी आपने जो इंटर में किया हुआ है, आईपीसी में किया हुआ है, या जैसे भी आपने किया हो, सब चीज़ों का तुमको फायदा मिलना चाहिए। अभी आपने ओल्ड कोर्स में या आपने कोई पुराना इंडिया 17 सीख के रखा है, उसका भी तुमको फायदा मिलना चाहिए। सो इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा, इसका सिस्टम वहां के हिसाब से फॉलो करना है, जिससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको डिटेल वाला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। जब इंडिया 1115 हमने किया था, पूरे के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स, वहां का रेफरेंस जब आपको दूंगा तो आपको इमीडिएटली क्लिक होगा, अरे उसका तो इतना सारा किया हुआ है यार, आई एम मास्टर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आई अंडरस्टूड। सो इससे रेफरेंस से कनेक्टिविटी बनेगी, कनेक्टिविटी से हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे, जिससे इजीली हम किसी भी चीज को फटाक से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओवरव्यू। ओवरव्यू में ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बताया, स्कोप अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और रिकॉग्निशन एग्जम्पशन। जैसे यहाँ पर इंडिया 16 में स्पेशली उन्होंने कुछ एग्जम्पशन दिए हैं कि इन चीज़ों पर इंडिया एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो अभी चलेगा, जैसे कि लो वैल्यू असेट्स या फिर लेस देन 12 मंथ की जो असेट्स हैं उनके लिए इंडिया 116 की एप्लीकेबिलिटी ना करके नॉर्मल AS 19 और यू कैन से AS 17 के हिसाब से नॉर्मल तरीके से उनको अपन एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। बरोबर। सो ये ओवरव्यू हो गया। सो व्हाट इज अ लीच। अब लीच का जो कॉन्सेप्ट है, लीच का क्या मतलब होगा, उसके लिए यहाँ पर डिटेल में बताया है कि वेदर ए लीज अरेंजमेंट है कि नहीं है। उसके लिए हमको देखना है कि वो लीज का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब लीज भले वो इंटेंजिबल एसेट्स की हो, वो भी यहाँ पर कवर की गई है फ्रेंड्स। आपको बता दूं, नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हमारा इंडिया सेपरेट है, बट स्टिल यहाँ पर लीज के बारे में आता है तो वो लीज में सब कवर करता है, लेकिन लीज होना चाहिए, लीज जैसा होना चाहिए। अगर लीज जैसा नहीं है तो वो कवर नहीं करेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। बरोबर। फिर की कॉन्सेप्ट, ये सबसे मेजर पार्ट है। की कॉन्सेप्ट मतलब इंसेप्शन एंड द कनेक्शन ऑफ द लीज, कब से लीज स्टार्ट होगा। तो नॉर्मली जैसे आप देखते हैं कि इंसेप्शन मतलब क्या होता है कि आज हमने से एग्जांपल के लिए आपके पास कोई फ्लैट है मुंबई में, सपोज आपको उसको रेंट पे लगाना है, लीज पर लगाना है। तो इंसेप्शन मतलब कैसे कि आपने लगाना है, तो ऐसा तो नहीं आप 1 दिसंबर को ही किसी को ढूंढोगे और 1 दिसंबर से आप लीज पे लगाना चालू करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। या 1 जनवरी या 1 जो भी आपने नक्की कर रखा है डेट को, आपका पुराना वाला टेनेंट जो छोड़ के जाने वाला है, तो आपको वो 1 महीने पहले एडवांस में नोटिस दे देता है कि सर मैं 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। अब आप क्या करोगे, दूसरा टेनेंट ढूंढोगे। दूसरा टेनेंट ढूंढते ही क्या होगा, वो टेनेंट से आप बोलोगे सर अभी ऑलरेडी रह रहा है दूसरा, आपको कब से मिलेगा, वो जब वो खाली करेगा। वो आपका डेट है प्री डिसाइडेड, मे बी सपोज हम डिसाइड कर लेते हैं 1 जनवरी से मिलेगा आपको, तो 1 जनवरी से मिलेगा, तो लीज रेंट जब से चालू होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस। लेकिन हम लीज एग्रीमेंट तो पहले ही बना लेंगे, क्या बोल के कि देख नक्की हो गया, तेरे को पसंद आया, तेरे को लेने का है, बोले हाँ साहब, तो 1 जनवरी से तू आ जाना, लेकिन लीज एग्रीमेंट हम आज बना लेते हैं। आई सपोज एग्जाम्पल के लिए 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर को आपने लीज एग्रीमेंट बना लिया और 1 जनवरी से वो बंदा रहने आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे स्पेशली बोला गया है क्या, इंसेप्शन ऑफ लीज एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज। सो इंसेप्शन मतलब क्या हो गया, जब से वो एग्रीमेंट बनाया, दैट इज 15 दिसंबर, और कमेंसमेंट यानी कि सबसे स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि वो 1 जनवरी से वो स्टार्ट होगा, जब से हमारा लीज रेंट चालू होगा। तो लीज रेंट 1 जनवरी से चालू होगा, ये ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी इसमें बोला गया है, डिटेल में बोला गया है कि भी आपको समझ आए, लेकिन वो कॉमन सेंस भी है। बोलो आपने कितने का भी रेंट पे लगाए हो, आपको पता है ना, एग्रीमेंट हमने आज बना दिया उसका मतलब नहीं है, लेकिन लीज रेंट कब से चालू होगा, जब से बंदा रहने आएगा, या जब से अपन उसको अलॉट कर देंगे, भले वो रहने 2-4 दिन बाद आए, लेकिन हमको पता है कि 1 जनवरी से तेरे को खाली करके दे दिया है, अब तू रहने 1 जनवरी को आ, 10 जनवरी को आ या 50 जनवरी को आ, हमको नहीं पता। हाँ 31 होती है, पता है, हम खाली बता रहे हैं। अंडरस्टूड। तो इस सिस्टम के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इंसेप्शन ऑफ लीज एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज, फिर लीज टर्म, फिर लीज पेमेंट, फिर डिस्काउंटेड रेट। यहाँ पे क्या है, लीज पेमेंट को हमको अभी मैं बताऊंगा आपको फ्रेंड्स, लेसी के यहाँ पे बड़ा मेजर चेंज हुआ है इंडिया 116 में, उसके ऊपर बहुत सारा डिटेल आएगा आपको। आप बोल सकते हो कि लेसी का पुराना ट्रीटमेंट आप भूल सकते हो पूरा, और लेसी का नया ट्रीटमेंट आ गया है, लेकिन लेसर का एज इट इज रहा है, एंड सेल एंड लीज बैक का स्क्रैप हो गया है, ऐसा मान लो आप समझ गए। तो मैं आपको अभी लेसी का बताऊंगा तो आपको समझेगा, लेकिन मैं एडवांस में आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस की कॉन्सेप्ट में।
ठीक है, जो अपन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर लीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में फ्रेंड्स इनिशियल अकाउंटिंग, फिर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, फिर आगे और लीज मॉडिफिकेशन करना है तो क्या होगा उसके ऊपर डिटेल बताया गया है। तो इनिशियल अकाउंटिंग मतलब हम आज अकाउंटिंग क्या करेंगे, जब हमने लीज पे दिया उस दिन हम जैसे डाउन पेमेंट लेते हैं, ये करते हैं, वो सब का ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर फाइनेंशियल लीज है तो बोले ना आप, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज कुछ पार्ट में रह गया है, कुछ पार्ट में हटा दिया है। इसके लिए वो एक ट्रीटमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे कि हमको इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करना है, या एंट्री कैसे पास करनी है, अकाउंटिंग क्या करना है, वो डिस्कस करेंगे। फिर लेसर के यहाँ पे अकाउंटिंग, तो लेसर के यहाँ पे अकाउंटिंग आप समझ लेना, अगर आपको इंडिया 17 अच्छे से आता है वो ट्रीटमेंट सेम का सेम है इंडिया 116 में भी। इन शॉर्ट लेसर जो है दैट रिमेन्स सेम एज प्रीवियस, इंडिया 17 के जैसे ही है। तो आपको अगर वो आता है बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे सर इंडिया 17 आता ही नहीं है, तो भी मैं आपको बोलूँगा इंडिया 17 आपको एक बार पढ़ना चाहिए। उसका कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, बट छोटा सा दिया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे भी आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि इंडिया 17 का भी आप कॉन्सेप्ट आपको आता है तो उसको यूज करो, स्क्रैप मत करो, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स अदर कॉन्सेप्ट, अदर मैटर, जैसे सब लीज करना, सेल एंड लीज बैक करना, उन सब के ऊपर। तो सब लीज के ऊपर जो है कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट स्क्रैप हो गया है, बट स्टिल छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो ये ओवरव्यू था छोटा सा 116 का, हमको क्या क्या सीखना है, क्या करना है। लेकिन इन सब के साथ में इंट्रोडक्शन, बेसिक पार्ट, लीज का मतलब, वो सब वही है जो पहले होता था, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशली फोकस किया गया है लेसी के यहाँ पर और लेसर के यहाँ पर स्पेशल अलग अलग है। जैसे लेसी के यहाँ पर अभी ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज नहीं होगा, यानी लेसी के यहाँ खाली लीज होगा, और वो लीज भी कौन सा माना जाएगा, लाइक का फाइनेंशियल लीज माना जाएगा, लाइक का है नहीं, लेकिन लाइक का फाइनेंशियल लीज माना जाएगा। इसलिए आपको फाइनेंशियल लीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको AS 19 पता है तो भी आपको फाइनेंशियल लीज के बारे में पता होगा, तो वो बेसिक आपको पता रहेगा। तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल लीज की तरह ही लेसी अपने यहाँ ट्रीटमेंट करेगा, ऑपरेटिंग लीज जैसा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। यानी कि लेसी के यहाँ पे मेजर चेंज हुआ है, लेसर के यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। लेसर के यहाँ पे अभी भी ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज चलेगा। देखो आप देख सकते हो ये फाइनेंशियल लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज है, लेकिन किसके यहाँ पर, लीज, लेसर के यहाँ पर। लेसी के यहाँ पे ऐसा हो कोई कॉन्सेप्ट अभी उन्होंने नहीं रखा है। लेसी के यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज का कॉन्सेप्ट हटा के उन्होंने एक ही लीज बना दिया है जिसका कुछ नाम भी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो लाइक ऑफ फाइनेंशियल लीज माना जाएगा। फाइनेंशियल लीज क्या होती है पता है ना, यस, ऐसी लीज जो हमने एक्चुअल में एसेट सेल की है, ना कि हमने, बोलो यस, ना कि हमने उसको रेंट पे दिया है, वैसे हमने बेच दिया है सामने वाले को, या आप बोल सकते हो सामने एसेट्स खरीद लिए, भाड़े पे नहीं लिए, उसको फाइनेंशियल लीज बोलते हैं। तो उसके लिए लेसर के यहाँ पे ट्रीटमेंट सेपरेट है, लेकिन लेसी के यहाँ पे फाइनेंशियल लीज की तरह ही मानना है हर एक लीज टर्म को, एक्सेप्ट टू एक्सेप्शन जो कि अभी आने वाले हैं। मैं ओरली बता रहा हूँ आपको वो टू एक्सेप्शन क्या क्या है। अगर वो, बोलो, लीज अगर बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, दैट इज लेस देन 12 मंथ के लिए है, या फिर लो वैल्यू की है, लेस वैल्यू की है, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जिससे उसमें दिमाग लगाया जाए, नहीं तो पता चले उसका नीचे मतलब उसका रिकॉग्निशन का खर्चा इतना हो जाए जितना एक्चुअली लीज ही नहीं है। तो छोटी मोटी लीज को उन्होंने, लो वैल्यू लीज को उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब लो वैल्यू लीज का मतलब ये होता है कि मुकेश अंबानी के लिए 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए 1 करोड़ की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो उसके लिए डिपेंड ऑन द कस्टमर। अगर इसकी कस्टमर की आप बोलो जिसके नेटवर्थ या जिसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ है, उसके लिए 1 करोड़ की कोई लीज हो तो कोई इरेलेवेंट है, दैट इज लो वैल्यू अमाउंट। लेकिन जिसका पूरा टर्नओवर 10 करोड़ का, उसका 1 करोड़ का लीज है, उसके लिए वो रिलेवेंट अमाउंट है। तो आपको समझना है, ये कॉमन सेंस है कि आपको जो लो वैल्यू है वो क्या होगा वो पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये ओवरव्यू दे दिया आपको। अब फ्रेंड्स ओवरव्यू हमारा हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि इंडिया 17 जो था वो बेस्ड ऑन ड्यूल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं रखा है, ये उन्होंने बोला है कि ये मोस्टली सेम है। प्लस इंडिया 116 के बारे में एक बार स्पेशली उन्होंने बोल दिया है कि लेसी के यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट रखा है, खाली लेसर के यहाँ पे मेजर चेंज किया है। मैं आपको ये पढ़वा भी देता हूँ एक बार, ये देखो यहाँ से पढ़ो। इंडिया 116 लीज रिक्वायर मोस्ट लेसेस टू द रिकॉग्निशन ऑन द बैलेंस शीट एंड रिक्वायर एनहेंस डिस्क्लोजर. It is a belief that this will result in more faithful representation of lessee. ये देखो, more faithful representation of the lessees assets and liabilities and greater transparency about the lessee obligation and lease activity. सब जगह लेसी बड़ी यूज कर रहा है. However, listen. However, India 116 does not make fundamental change to existing lesser accounting model. माने
जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग मॉडल इंड एस 17 के अकॉर्डिंग था उसमें 116 ने मेजर चेंजेज नहीं किए हैं। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये जो इंड एस 116 है, इसका ओवरव्यू में आप बोल सकते हो कि इसका पर्पज लेसी की यहाँ पे मोर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करना है, जिससे लेसी के यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा हो, क्योंकि लेसी के यहाँ पे बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है, जो कि ज़्यादा पहले नहीं होता था, उसका इम्पैक्ट नहीं डालते थे, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि इम्पैक्ट होना चाहिए, और जिसके वजह से एग्जिस्टिंग लेसर जो है, एग्जिस्टिंग लेसी जो है उसके यहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया है, जबकि लेसर जो है उसके यहाँ सेम का सेम ट्रीटमेंट है। या आप बोल सकते हो मेजर चेंज नहीं है, या आप बोल सकते हो कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो फंडामेंटल चेंजेज इज नॉट देयर। ठीक है, ओके। नाउ ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑब्जेक्टिव आपका यही है, राइट। अब स्कोप, यानी कि पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन, मैं एक बार लिखता जाता हूं जिससे आपको इजी हो जाएगा। इंड एस 116, IFRS 16, ठीक है। क्या है? लीज। इसके नोट्स फ्रेंड्स मैं आपको सेपरेट दे दूंगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं और आप भी लिख लो वो सब चीज़ें, राइट। सबसे पहले फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन। तो लीज का मतलब क्या बताया आपको? एनी असेट्स और अकाउंटिंग फॉर लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर, वो उसका ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन है, बराबर। या आप बोल सकते हो कि लीज के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको रिकॉर्ड करने का पर्पज इसका है, राइट। से पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्कोप, या आप बोल सकते हो एप्लीकेबिलिटी। तो फ्रेंड्स एप्लीकेबिलिटी में आपको बता दूं, ये इंड एस सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए, एक्सेप्ट ऐसी चीजें जिनके लिए या तो कोई दूसरा इंड एस एप्लीकेबल है, या जो यहां पर नहीं है, जैसे बायोलॉजिकल एसेट्स, उसके लीज के लिए यहां एप्लीकेबल नहीं है ये, यू नो ना, बायोलॉजिकल एसेट्स। तो ऐसे ही उसके लिए कौन सा एप्लीकेबल है कौन सा नहीं है, उसका चार्ट एक आईसीआई के मटेरियल में बहुत अच्छा बना के दिया है। इवन फ्रेंड्स आईसीआई का जो नया मॉड्यूल आया है या नया मटेरियल जो आया है, दैट इज गुड एक्सप्लेनेशन, दैट हैज अ गुड एक्सप्लेनेशन। सो आई सजेस्ट कि हम वहाँ से ही डायरेक्टली यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि मैं उसका नोट्स बना के आपको सेपरेट दे दूंगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हम वहाँ से ही रीड करते हैं, सो दैट यू अंडरस्टूड कि स्कोप में अपन को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप बोल सकते हो कि सब पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉलोइंग, तो आप बोल सकते हो इट्स एप्लीकेबल टू ऑल लीज ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट फॉलोइंग। ये फॉलोइंग में आपको रीड करवाता हूं फ्रेंड्स, ये देखिए, एक्सेप्ट दिख रहा है। सबसे पहले लीजेस टू एक्सप्लोर फॉर द यूज ऑफ मिनरल ऑयल, ये देखिए, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रिकॉग्निशन, राइट, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए आप बोल सकते हो इंड एस 106 एप्लीकेबल है, जिसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ है, राइट। फिर मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए आप इंड एस 41 को यूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, राइट। फिर सर्विस, जो भी सर्विस कंसेप्ट अरेंजमेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, आप इंड एस 115 को यूज कर सकते हो, राइट। तो सर्विस वाले के लिए भी आप इंड एस 115 यूज कर सकते हो, इसके लिए एप्लीकेबिलिटी नहीं है, अंडरस्टूड। फिर लाइसेंस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय द लेसर, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए भी आप इंड एस 115 यूज कर सकते हो, बराबर। फिर राइट हेल्ड बाय द लेसी अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर सच आइटम एज मोशन पिक्चर, तो आप ये बोल सकते हो कि राइट हेल्ड फॉर द लेसी अंडर द लाइसेंस एग्रीमेंट, तो लाइसेंस एग्रीमेंट वाला नहीं है, लाइक अ मोशन पिक्चर, फिल्म, वीडियो रिकॉर्डर, मैन्युफैक्चर, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सब इंटेंजिबल एसेट्स में आता है और उसके लिए इंड एस 38 एप्लीकेबल होता है। आप बोलोगे सर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में तो अगर लीज आए तो अपन यूज कर सकते हैं, हाँ, उन सब पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जो इन सब इंटेंजिबल एसेट्स है उनको छोड़ के अगर कुछ ऐसी हमको स्पेशल चीज़ मिल जाती है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं,
इसलिए यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि इंड एस 38 आने वाला है कि इंड एस 116 आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लीज का कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाए वहाँ पे इंड एस 116 ही लगाना है, इंड एस 38 को परेशान नहीं करना है। क्योंकि इंड एस 38 किसके लिए है कि इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे मेजर करें। लेकिन लीज किसके लिए है कि लीज को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे मेजर करें, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स की ही क्यों ना हो। तो इसके लिए आप फोकस करना, बहुत ध्यान से देखना कि इसका जो पर्पज है, जो इसका मीनिंग है, वो क्या बताना चाह रहा है। ओके, परफेक्ट। नाउ फ्रेंड्स, ये हो गया स्कोप। अब आते हैं हम मेन पॉइंट। इस स्कोप के ऊपर भी मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाऊंगा। स्टार्टिंग के 2-3 इलस्ट्रेशन उसके ऊपर भी दिए हुए हैं, फिर मेन पॉइंट पे आएंगे अपन, उसके ऊपर इलस्ट्रेशन करेंगे। राइट नाउ मैं थर्ड हेडिंग बना रहा हूं, मेन पॉइंट इन दिस इंड एस। एंड फ्रेंड्स, आप अगर वो नोट्स को आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, जो अपने मॉड्यूल में मैंने अंडरलाइन करवाया है, जिससे आपको स्कोप के बारे में क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन जो मैंने पढ़वाया आपको कि इंड एस 116 लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट अप्रिशिएट बनाने के लिए उसने बनाया है। बाकी लेसर के यहाँ पे एजिटेज है, वैसा भी आप मेंशन अपने यहाँ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है फ्रेंड्स, मेन पॉइंट इन दिस इंड एस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। माने हमको अकाउंटिंग क्या करनी है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर इन द बुक्स ऑफ लेसी, जो कि मेजर चेंज है, फिर इन द बुक्स ऑफ लेसर जो कि सेम है एज इंड एस 17। तो मैं इस पर फोकस कम करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंड एस 17 में हमने सीखे रखा हुआ है, तो मैं चाहूंगा आप उसको यूज कर लो। राइट सो आप बोल सकते हो कि पहला जो पर्पज है वो बुक्स अकाउंटिंग कैसे करना है उसके हिसाब से, और थर्ड अकाउंटिंग अपन बोल सकते हैं सेल्स एंड लीज बैक का अकाउंटिंग क्या होगा। वो ऑलमोस्ट स्क्रैप हो चुका है, उसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सो पहला पार्ट हो गया। मेन पॉइंट में कौन कौन सा हो गया कि हम लोगों को अकाउंटिंग क्या करनी है। तो अकाउंटिंग के लिए क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड सेल्स एंड लीज बैक एग्रीमेंट, तो उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग कर देंगे। ओके अब दूसरा आएगा एक्सेप्शन फ्रॉम लीज। माने एक तो है फ्रेंड्स जो स्कोप में हमने डिस्कस किया कवर ही नहीं है, कवर नहीं है मतलब आने वाले नहीं है, और एक है एक्सेप्शन जिनको हम बोल सकते हैं कि आपके यहाँ पे लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है बुक्स में। छोटी मोटी चीज़ें हैं, अभी किसी ने सपोज एक छोटी अपनी झोपड़ी भाड़े पे दे दी है, 1 महीने के लिए दे दी है, या सपोज 1 साल के लिए भी दे दी है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए उसको दिमाग नहीं लगाना है। तो जो कॉर्पोरेशन का पर्पज है, जो बड़ी बड़ी लोग जो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बोल सकते हो उसमें फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का इसका पर्पज है। ओके सो ऐसी चीज़ों के लिए भी एक्सेप्शन हमको डिस्कस करने हैं, बराबर। फिर आएगा फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन इंड एस 116 एंड, अभी एस नहीं लिख सकते हैं, इंड एस ही लिखना है, एंड इंड एस 17 जो पहले हुआ करता था। ठीक है, और फोर्थ में हम लिख सकते हैं एनी अदर। एनी अदर क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स 50 सम है, आप सोच के देखना 50 सम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या है, तो उसको भी हमने कवर किया है। क्योंकि जब इंड एस 116 बनाया है फ्रेंड्स, सो अ लॉट ऑफ थिंग दे हैड इंक्लूडेड, अ लॉट ऑफ थिंग, सो एनी अदर में हम उसको डाल देंगे। राइट सो लेट स्टार्ट विद द, पहले मैं एक्सेप्शन लिखवा दूं, उसके बाद में अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले सेकेंड पॉइंट ले रहा हूं, एक्सेप्शन फ्रॉम अकाउंटिंग ऑफ लीज एज पर इंड एस 116।
वो क्या बोलता है कि खाली 2 ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी के सब पे लीज की अकाउंटिंग होगी, यानी कि ऑल लीज ट्रांजैक्शन आर कवर एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शन। नंबर 1 कौन सा? यस, लीज पीरियड इज लेस देन 12 मंथ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं पढ़वाने वाला हूं फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। आप बोलोगे सर लीज पीरियड इज लेस देन 12 मंथ से मतलब ऐसा कि आपको पीरियड जो होगा वो लीज का टर्म 12 मंथ से कम है तो आप उसे एक्सेप्शन मान सकते हो। उसमें इंडिया 116 अप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसको रेगुलर एक्सपेंस की तरह मान लो। जैसे हम नॉर्मल रेंट पे लेते हैं ना, तो रेंट गारंटी क्या पास करते हैं, उसको हम हर साल हर महीने रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे लीज रेंट लेसर भरेगा, लेसर को मिलेगा, लेसी भरेगा, तो लेसी अपनी एंटी क्या पास करेगा, रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट, इस रेंट उसका एक्सपेंस हो गया, टू कैश, खत्म। और जो लेसर है वो क्या पास करेगा, अपने एंटी रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। या आप बोल सकते हो वो लेसी लेसर की तरह अकाउंट यूज करके अपने यहाँ पे पहले ड्यू बनाएगा फिर बाद में पेड करेगा। तो जो बेसिक अकाउंटिंग है वो होगी इसकी, ठीक है। यानी कि इसमें 116 की जैसे दिमाग नहीं लगाना है। ओके, सेकंड पार्ट, लीज फॉर लो वैल्यू ऑफ असेट्स, माने बहुत ही कम वैल्यू का है, या आप बोल सकते हो इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। देखो फ्रेंड्स, होने को डिस्कशन बहुत सारा है, इन सब चीज़ के ऊपर कितना सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 100 पेज से ज़्यादा का आपका एक्सप्लेनेशन ये आपने इंस्टीट्यूट ने बना के दिया है। लेकिन हमको क्रीम पे जाना है, जो उसका मेन फंडा है उस पे जाना है, तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन बहुत सारा किया जा सकता है। लेकिन आप एग्जाम ओरिएंटेड रहो फ्रेंड्स, और एग्जाम क्या बोलता है कि अगर आपको लगे कि ये रिलेवेंट है, यानी कि इसका लो वैल्यू नहीं है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने मुकेश अंबानी के लिए 1 करोड़ का लीज रेंट कोई बड़ी वैल्यू नहीं है तो उसको लो वैल्यू में आ जाएगा। लेकिन वही हमारे लिए 1 करोड़ का लीज रेंट है या 1 करोड़ का लीज एग्रीमेंट है तो वो रिलेवेंट है। तो आप देखो क्वेश्चन को देख के, और अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड एंड यू कैन फिक्स द प्राइस वेदर यू शुड कवर और नॉट। तो वो आप फिक्स कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। ओके, नाउ फ्रेंड्स मैं पहले पे आता हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो फ्रेंड्स, लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ी ही सिंपल हो गई है और बल्कि अच्छी हो गई है। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा बहुत ही डिटेल में किसकी बताने वाला हूं, पहले जिसमें मेजर चेंज हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से सुन लेना। अगर ये आपने बराबर से सुन लिया और आपको इंडिया 17 आता है पहले से, या AS 19 भी आता है, तो आप समझ जाना ये आपका मेजर काम हो गया। आप क्वेश्चन लगा पाओगे, एग्जाम के क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। ओके, सो मैं पहले हेडिंग बना रहा हूं A नंबर लिख के, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। देखो फ्रेंड्स, लेसी कौन है पहले तो ये समझ लो आप। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक चीज़ें आपने इवन IPCC इंटर में सीख के रखी हैं वो भी यहाँ काम आती हैं फ्रेंड्स, तो उनको भूलो नहीं, उन पे भी फोकस रखो कि हाँ वो भी हमको आती हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी का मतलब क्या है कि लेसी यानी कि जो असेट्स लीज पे ले रहा है उसकी यहाँ पे अकाउंटिंग क्या होगी। तो फ्रेंड्स नॉर्मली क्या होता था पहले कि वो ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंशियल लीज है, उसके हिसाब से हम करते थे। अभी देयर इज नो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज। सबसे पहले आपको वो लिख बताता हूं, देयर इज नो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज इन इंडिया 116 फॉर लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज नहीं है, इट्स ओनली वन लीज।
अब वो वन लीज को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? तो विच कैन बी ट्रीट लाइक, बोलो, वेरी गुड, इट कैन बी ट्रीट लाइक अ फाइनेंशियल लीज। आपको समझने के लिए कि आप जो पहले करते थे वो उसके जैसे ही है, तो विच कैन बी ट्रीटेड लाइक अ फाइनेंशियल लीज, यानी पहले जो फाइनेंशियल लीज होता था उसकी तरह हम यहां पर अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब बात आई कि फाइनेंशियल लीज होता था तो हम क्या मानते थे उसको, आप मेरे को बताओ जरा, इंड AS 17 में या AS 19 में बताओ यार, क्या मानते थे? तो असेट्स मानते थे। तो यहां पे भी असेट्स ही मानना है, और अगेंस्ट में हम लायबिलिटीज भी मान लेते थे कि भाई हमने सामने वाले को देने का है, तो वही लायबिलिटीज मानना है। लेकिन असेट्स की मानने की बारी आई तो फ्रेंड्स आपको इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंड AS 16। वेरी गुड। इंड AS 16 क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर उसकी कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, सबको इंक्लूड करो। तो हमको यहां पे क्या करना है, जब भी हम लीज पे लेंगे हमने ऐसा मानना है कि यार हमने असेट्स ले ली, हमारे पास कंट्रोल आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई पर्टिकुलर असेट्स लीज पे भाड़े पे ले लिया। अब आप बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि भाई अभी तो मेरी है असेट्स, भाड़े की है तो क्या हुआ, जिस घर में आप रह रहे हो, अब वो चाहे भाड़े का हो चाहे खुद का हो, घर को क्या पता, बेचारा घर तो बोलेगा भाई रहो, है कि नहीं? तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो घर जो है उस पर कंट्रोल तुम्हारा है, और जब कंट्रोल तुम्हारा है तो तुम्हारे यहां पे एसेट्स रिकॉर्ड होना चाहिए। आप बोलोगे मतलब सर, मतलब अगर हमने ऑपरेटिंग लीज भी दिया है, हमने कोई बेचा नहीं है, मैंने खाली आपको, सपोज मेरे एग्जांपल मेरे पास फ्लैट पड़ा है, मैंने आपको दे दिया 5 साल के लिए रेंट पे दे दिया रहने के लिए, हमने लीज एग्रीमेंट बनाया 5 ईयर का, तो लेसी के यहां पे अभी तक हम कभी फ्लैट रिकॉर्ड नहीं करते थे कि उसके यहां पे असेट्स है। इंड AS 16 बोलता है नहीं, उसके यहां असेट्स पहुंच गई है, बंदा रह रहा है, उसके कंट्रोल में वो फ्लैट है। इसका मतलब क्या है कि उसकी बुक्स में भी एसेट्स होना चाहिए। आप बोलोगे सर उसकी बुक्स में होना चाहिए तो क्या लेसी की बुक में, लेसर की बुक में नहीं आएगा एसेट्स? अरे नहीं, उसके यहाँ ट्रीटमेंट चेंज ही नहीं हुआ है, उसके यहाँ तो एज इट इज ट्रीटमेंट है। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, लेसी अलग ट्रीटमेंट करेगा, लेसर अलग ट्रीटमेंट करेगा, दोनों के यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि लेसी के यहाँ पे भी एसेट्स रिकॉर्ड होगी, लेसर के यहाँ पे भी एसेट्स रिकॉर्ड, तो कॉम्बिनेशन कहां से हो गया? अगर कॉम्बिनेशन करना होता तो क्या होता, लेसर के यहां से जाता, लेसी को मिलता, लेकिन नहीं, यहां अगर ऑपरेटिंग लीज है तो वो लेसर के यहां पे ही रहता है, तो लेसर उसको अपने ही रखेगा, लेकिन लेसी अपने यहां ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज टाइप ही नहीं करता, इसलिए लेसर भी अपने यहां पे, लेसी भी अपने यहां पे एसेट्स दिखाएगा। तो आपको समझना यह है कि लेसी के यहां पे ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो लेसी बोलेगा देखो मैंने एक बार एसेट्स ले लिया, एक्सेप्ट इस दीज टू ट्रांजैक्शन को छोड़ के, इन दोनों का ट्रीटमेंट भी क्या करना है मैं बता दूं, लाइक अ रेगुलर एक्सपेंस। आप बोल सकते हो रेगुलर, जैसे हम नॉर्मली रेंट पे भाड़े पे लेते हैं वैसा करना है, आप बोल सकते हो रेगुलर डेप्रिसिएशन लगाते हैं वैसा करना है, तो कर सकते हो, माने इसका असेट्स में से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदर देन दीज टू थिंग, आप बोलो सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अरे दिखेगा ना यार, 12 महीने से कम है तो दिखेगा ना, लेकिन थोड़ा सोच के देखना पड़ेगा। जैसे भी आपको एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मैं करवाऊंगा भी, कि उसने लीज पे लिया स्टार्टिंग में 10 महीने के लिए, लेकिन बोला कि अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं 4 महीने के लिए रिन्यू करा सकता हूं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 4 मंथ और बोल दिया आगे, मतलब वो लीज 14 मंथ का हो गया, तो इट शुड बी कवर और नॉट? आंसर इज यस। और वहीं उसने बोल दिया कि 10 महीने का तो लिया है, लेकिन हो सकता है मैं आगे भी इसको रिन्यू कराऊं, कितने महीने के लिए नहीं पता, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सर्टेनिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस लीज को अपने यहां पर फिक्स नहीं मानेंगे, वो मानेंगे 10 महीने का ही है, तो वो यहां पे कवर नहीं होगा। तो ऐसे घुमाएंगे आपको फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि किस टाइप से हम कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन कि हम क्या एंट्री पास करेंगे।
अभी हमने मान तो लिया चलो वो लो वैल्यू का है या वो जो 12 मंथ से कम है उसको अपन छोड़ जाएं, लेकिन सपोज वो सब नहीं है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो उसका सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, हम लोग अपने यहाँ पे असेस रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं लेसी के यहाँ पर हूँ, लेसर के यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि लेसर के यहाँ लेसी के यहाँ कंपेरिजन करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या रिकॉर्ड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखेंगे? असेट्स अकाउंट डेबिट, या आप बोल सकते हो क्या है हमारे लिए? राइट टू यूज है, या आप बोल सकते हो राइट टू कंट्रोल है। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे राइट टू कंट्रोल वर्ड यूज किया है। हाँ, कंट्रोल वर्ड यूज किया है फॉर बारीक डिफरेंस के लिए। जब हम इंडिया शेयर्स का डिफरेंस डिस्कस करेंगे ना, इंडिया शेयर्स करी, इंडिया 116 एंड इंडिया 17 का डिफरेंस, अभी इंडिया शेयर्स नहीं रहा, तब आपको दिखेगा कि राइट टू यूज एंड राइट टू कंट्रोल का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने राइट टू यूज ही वर्ड किया है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट राइट टू यूज मिला है हमारे लिए। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप राइट टू यूज। टू फ्री में तो नहीं मिला है ना, देना पड़ेगा ना, तो टू लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या है? इनडायरेक्टली ऑब्लिगेशन टू पे, देना है हमको फ्यूचर में। अब क्वेश्चन की कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? तो देखो असेट्स की वैल्यू क्या मानेंगे? यस, एच पर इंडेस 116 नहीं, ओनली 16 पीपी के हिसाब से। क्या क्या कॉस्ट ली जाती है बताइए जरा। यस, इनिशियल कॉस्ट प्लस एनी, या बोल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रेंट एंड एनी पेमेंट। और क्या किया जाता है? इनिशियल कॉस्ट के अंदर सब आ गया। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है बताइए? लाइक लीज लेते हैं तो डाउन पेमेंट करना पड़ता है, लाइक इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बरोबर ना। इसके अलावा एस्टिमेटेड डिसबर्समेंट कॉस्ट, डिसमेंटिंग कॉस्ट, जो हमको फ्यूचर में देनी पड़ती है। तो पीपी में हमने सीखा हुआ है कि सारी कॉस्ट हमको लेनी पड़ती है। वहां पे कॉस्ट होता है कॉस्ट टिल असेट्स गेट रेडी टू यूज, सारी कॉस्ट। सो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि 116 में डिटेल में सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर असेट्स का मतलब जो हमको सामने वाले से फायदा मिलने वाला है उसका रिकॉर्ड करेंगे। आप बोलोगे सर असेट्स से उतना ही लायबिलिटीज होगा? नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। क्यों पता है? क्योंकि हो सकता है हमने डाउन पेमेंट किया हो, लेकिन डाउन पेमेंट तो कर दिया ना, अब उसकी लायबिलिटी थोड़ी बनेगी। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी जब बनती है जब पे ना करें। तो लायबिलिटीज में क्या आएगा? लायबिलिटीज में एनी अमाउंट विच वी नीड टू पे इन फ्यूचर। नॉर्मली वो रेंट ही होगा, बट हो सकता है वो रेंट फिक्स भी हो और वेरिएबल भी हो, वो दोनों आएगा। यहां पे भी दोनों आएगा, बिल्कुल फ्यूचर बेनिफिट। तो ये वाला पार्ट जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रेंट एंड एनी पेमेंट, चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो आएगा। बराबर कहां आएगा? लायबिलिटीज में आएगा, इसके अंदर आएगा। और क्या आएगा? और अगर सपोज गारंटी रेसिडुअल वैल्यू, आपको याद है ना लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गारंटी रेसिडुअल वैल्यू होते हैं, तो इसके अलावा प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, वो भी आएगा। क्योंकि वो भी एंड में कहीं ना कहीं अगर सपोज लेसर ने बोल कर रखा है कि भाई एसेट्स जो है वो इतना तो तेरे को पक्का मिल ही जाएगा, तो गारंटीड वैल्यू हम ले लेते हैं, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। आर यू अंडरस्टूड? सो फ्रेंड्स, हमको रिकॉग्नाइज में क्या क्या करना है? असेट्स टू लायबिलिटी लिखना है, लेकिन असेट्स में एच पर इंडिया 16 के अकॉर्डिंग असेट्स आएगी, एंड लायबिलिटीज में जो जो हमको लेसर को फ्यूचर में देना है वो सब आएगा। अब जब ऐसा होगा तो फ्रेंड्स अमाउंट सेम नहीं होगी ना, अमाउंट सेम कहाँ हो जाएगी?
90% केस में अमाउंट सेम होगी फ्रेंड्स। मैं आपको एकदम एकदम एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ जहाँ पर अमाउंट अलग हो सकती है। तो फ्रेंड्स जिधर भी डिफरेंस है वो हम लोग चार्ज कर लेंगे, या तो OCI में या फिर PNL अकाउंट में डायरेक्टली डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमको क्या मिला है, असेस मिला जरूर है, लेकिन अभी तक हमको लाइबिलिटी उसको पे नहीं करना है। तो असेस को हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे, या हमारा बैंक चला गया है तो टू बैंक लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने इनिशियल पेमेंट इमीडिएटली कर दिया तो असेस अकाउंट डेबिट हो गया, तो टू बैंक डिफरेंस अमाउंट। कोई एक्सपेंस आपने कर दिया है तो एसेस में मत डालो, उसको एक्सपेंस में डाल दो, लेकिन एसेस की कॉस्ट में सब कुछ लेना पड़ता है टिल इट्स गेट रेडी टू यूज। तो हम तो लीज पे ले रहे हैं तो हमारे पास तो सारी एसेस की कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन जो हमने पे कर दिया वो बैंक में डाल दो। ओके, सो फ्रेंड्स ये जो एंट्री होगी वो लेसी के यहाँ पर पहली बार असेट्स रिकॉर्ड हो रहा है। आपने अभी तक कभी नहीं देखा इंडेस 17 में या AS 15 में 19 में कहीं पे भी असेट्स रिकॉर्ड नहीं होता था लेसी के यहाँ पे, एक्सेप्ट फाइनेंशियल लीज को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर असेट्स रिकॉर्ड होगा, वो भी इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। ये फ्रेंड्स मेजर 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 चेंज है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स हम लोग बाइफिकेशन नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज में, हम खाली लीज बोल रहे हैं, चाहे कैसा भी हो, एक्सेप्ट वो ट्रू पार्ट को छोड़ के जो कि लो वैल्यू एसेट्स है या फिर 12 मंथ से कम का है। उन सब के अलावा हमको असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और जो पे कर दिया है वो टू बैंक। ओके, अब इसको आप बोल सकते हो इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन अभी की अभी, अब अभी की अभी हमने रिकॉर्ड कर दिया तो सब्सिक्वेंट भी होगा। सब्सिक्वेंट मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर। क्या होगा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन? तो असेट्स है उसके ऊपर डेप्शन चार्ज करना पड़ेगा। ऑब्वियस ना, असेट्स है तो यूज कर रहे हैं तो खत्म होती जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, जो असेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्शन कैसे लगाएंगे? एसएल में लगाएंगे, WD भी लगाएंगे, अरे मर्जी वैसे लगाओ। उसके लिए भी आप इंडिया 16 यूज कर सकते हो। इंडिया 16 में हमेशा कॉस्ट मॉडल यूज किया गया है, यहां पे हम फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंपेयरमेंट यूज करना है तो इंपेयरमेंट भी यूज कर सकते हैं, अलाउ करता है। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, या बोल सकते हो हम कॉस्ट मॉडल लगा रहे हैं तो WD भी SLM के हिसाब से लग जाएगा, और हम लोग फेयर वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो WD मेथड के हिसाब से लगा रहे हैं तो वो डेप्शन कम होता जाएगा। या आपको कभी लगता है कि एसेट्स की वैल्यू एकदम कम हो गई है, बिकॉज ऑफ सम रीजन आपने एसेट्स लिया था लेकिन उसकी वैल्यू आज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इम्पेयरमेंट भी कर सकते हो। अब आती है लायबिलिटीज की बारी। हमने रिकॉर्ड किया था ना, देखो यहाँ असेट्स रिकॉर्ड किया, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, बैंक तो हमने पे कर दिया, काम खत्म हो गया। अब लायबिलिटीज का क्या होता है, हमको पे करना पड़ता है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स लायबिलिटीज को हम पे करेंगे तो जैसे हम रेंट भरते हैं, रेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसे हमको इसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, आपने असेट्स बड़ी ले ली और आप उसको यूज कर रहे हो, तो जब असेट्स आपने बड़ी ली और आपने पैसा उधार देके लिया, मतलब पैसा आपने बैंक से लोन लेके असेट्स लिया होता, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दैट। इंटरेस्ट पे करना पड़ता नहीं पड़ता? तो वो बोलते हैं कि अगर आपका ऐसा बाइफिकेशन पॉसिबल है तो आप लायबिलिटीज को पे करते टाइम पर जो इंटरेस्ट उस पर भर रहे हो वो इंटरेस्ट PNL में रिकॉग्नाइज कर लीजिए, और प्रिंसिपल जो पे कर रहे हो वो लायबिलिटीज में से माइनस कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो, interest can be recognized as expense and principal will be subtract from liabilities, उतनी लायबिलिटीज कम हो जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स ये मेजर ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है वो 80% पार्ट, जब सम करेंगे तो आपको हर बार समझेगा कि वो 20% अलग क्या आता है।
लेकिन अभी तक के एक्सप्लेनेशन के ऊपर अराउंड 20-25 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस सो दैट आपको एक आइडिया मिलना चालू होगा कि हम एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आईसीआई के मटेरियल क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जो कि अराउंड 50 क्वेश्चन है ओवरऑल मिला के, इंक्लूडिंग योर टेस्ट और नॉलेज। सो लेट डू द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन के टाइम पे जो डिफरेंसेस आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड इन द बुक्स ऑफ लेसर जब ट्रीटमेंट चालू होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, लेसर के लिए मैं आपको इंडिया 17 का ही रेफरेंस देने वाला हूँ। आपको इंडिया 17 नहीं आता होगा तो आपको छोटा सा बीप दूंगा मैं आपको किस टाइप से आपको करना है। और इंडिया 17 भी मैं अभी तक मेरे जो स्टडी मटेरियल है, आप बोल सकते हो मेरे वीडियो लेक्चर हैं, उसमें से मैंने डिलीट नहीं किया है, इसी पर्पज़ से कि आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं जो पहले हुआ करती थी, इवन AS 19 में भी हुआ करती थी, उनका आइडिया मिलेगा। क्योंकि लेसी और लेसर के यहाँ पे जो चेंजेज हुए हैं, या आप बोल सकते हो इंडिया 16 और 16 में इंडिया 17 में जो चेंजेज हुए हैं, वो चेंजेज का मैं आपको डिफरेंस लिखवा रहा हूँ। उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ खाली यहाँ चेंज हुई है। और मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि लेसी के यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो मेजर चेंज हो गया है। पहले लेसी के एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होती थी एक्सेप्ट फाइनेंशियल लीज को छोड़ के, लेकिन अभी हमेशा ही एसेट्स रिकॉर्ड होगी एक्सेप्ट वो 2 पार्ट को छोड़ के, जो कि हमारे लो वैल्यू के एसेट्स हैं, या आप बोल सकते हो 12 मंथ से कम का पीरियड है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फ्रेंड्स, देन वी कम ऑन द नोट्स अगेन। प्लस ये सब लिखते जाना, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप ऐसा सिस्टम फॉलो करो कि जो चीज़ मैं अंडरलाइन करवा दिया है उसको आप लिख लेना, जिससे क्या इमीडिएटली आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। एंड अदर हैंड मैं अपने नोट्स देने वाला हूँ आपके लिए, बट स्टिल आप लिख लोगे तो इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, अच्छा ये देखो, रिकॉग्निशन एक्सेप्शन इसने खुद नहीं दे दिया है, ये अंडरलाइन कर लेना। क्या क्या है, शॉर्ट टर्म लीज, इसका मानेंगे लेस देन 12 मंथ, एंड लीजेज विच द अंडरलाइंग असेट्स इज लो वैल्यू, जो लो वैल्यू असेट्स है उसकी भी नहीं रिकॉग्नाइज करनी है। ओके, वो लो वैल्यू पर बताया है, शॉर्ट टर्म के ऊपर बताया है, वो सब आप डिटेल में सर्च सकते हो, लेकिन इसका मतलब खाली इतना ही है कि शॉर्ट टर्म मतलब 12 मंथ से कम है। अब 12 मंथ से कम कैसे होगा कि पहले अपने एग्जाम्पल के लिए बोला 9 मंथ के लिए लिया, बाद में आपने 4 मंथ के लिए रिन्यू करा लिया, उसको ऐसा बोल दिया है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म कहाँ रहा वो, राइट। ऐसे ही अगर आपने लो वैल्यू का है तो लो वैल्यू मुकेश अंबानी के लिए 1 करोड़ लो वैल्यू है, जबकि बोलो हमारे लिए 1 करोड़ हाई वैल्यू है। तो लो वैल्यू एसेट्स का भी डेफिनेशन उन्होंने बताया है कि लो वैल्यू का मतलब क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सो दैट आपको आइडिया मिलेगा। प्लस बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, यू नो माय सिस्टम, एनी इंडियस आंसर वी हैव टू राइट इन 3 स्टेप्स। वो नहीं भूल जाना है, क्योंकि एग्जाम में फुल मार्क्स उठाना है। याद रखो फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, अच्छे डिटेल में सीख लेते हैं, एग्जाम में सिस्टमेटिक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं, एग्जामर समझ ही नहीं पाता है आप बोलना क्या चाह रहे हो। फ्रेंड्स, हाउ विल गेट द मार्क्स? इसके लिए आई सजेस्ट आप क्या करो, ये जो सिस्टम है उसके हिसाब से 3 स्टेप में आंसर लिखना है। वो तीनों स्टेप के आंसर आपको पता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, राइट द इंडियाज नेम, नंबर एंड रूल रिलेटेड टू दैट। रूल मतलब जो भी हमने सीखे हैं। सेकंड क्या होता है, एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन द योर लैंग्वेज। एंड लास्ट कंक्लूजन, और यू कैन से डिसीजन। आपका डिसीजन क्या है, तो आप बोल सकते हो ऐसा बराबर है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, जो भी है, गिव योर कंक्लूजन, बट डिसीजन शुड बी, इफ यू श्योर 101% देन गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड, अदरवाइज गिव डिप्लोमेटिक आंसर। याद आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो सब कॉमन है। तो वो तीनों ही स्टेप में हमको यहां पर भी आंसर लिखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 शॉर्ट टर्म लीज ऐसा करके उसने हेडिंग बनाया है, दैट इज उनका मैटर है, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है। सेक्शन ए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ लीज एंटर्ड इनटू अ लीज विथ 9 मंथ, ये लो पहले आ गया 9 मंथ, नॉन कैंसिलेबल टर्म विथ एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर 4 मंथ। ये लो ऑप्शन है कि हम 4 मंथ के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। द लीज डज नॉट हैव द परचेज ऑप्शन। ओके, मतलब ये फाइनेंशियल लीज नहीं है। आप बोलोगे सर फाइनेंशियल लीज तो बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है, बोलना ही नहीं है, लेकिन लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप बोलते ना कि ये सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियर बता रहे हैं कि लेसी के यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करना है एसेट्स को, दैट्स ऑल। अगर वो शॉर्ट टर्म वैल्यू का है या शॉर्ट टर्म पीरियड का है या फिर लो वैल्यू का है, तो उसको हम नॉर्मल एक्सपेंस की तरह मान सकते हैं, अदरवाइज उसको फाइनेंशियल लीज की जैसी मानना है। बराबर, ठीक है। At the lease commencement date, the lessee is reasonably certain to extend the
extension option because the monthly lease payment during the extension period are significant below market rate. ये लो हिंट दे दी उसने. क्या हिंट दे दी? कि हमको ऐसा लगता है कि हम उसको रिन्यू कराएंगे ही, मतलब इसको जो एक्सटेंड कराएंगे हम 4 मंथ के लिए. तो 9 + 4 कितना हो गया? 13 मंथ हो गया. तो इसका मतलब लीज 13 मंथ की है. ओके. Whether the lease can take the short-term exemption in accordance with the Ind AS 116. इसको वो शॉर्ट टर्म बोलते हैं. शॉर्ट टर्म एक्सेप्शन माने हम लोग लीज का जो एग्जेम्पशन लेने की सोच रहे हैं उसको हम शॉर्ट टर्म एक्सेप्शन में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, ऐसा उनका मानना है. तो फ्रेंड्स, कैन बी डू? आंसर इज नो. वाई? क्योंकि ये 13 मंथ का हो गया. तो शॉर्ट टर्म कहाँ रहा? शॉर्ट टर्म कब होता है? बोलो. जब वो लेस देन 12 मंथ का हो. बराबर. तो फ्रेंड्स, इसमें हम 100% श्योर हैं और उसका इंटेंशन भी बता दिया उसने कि वो करवाने वाला है. तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख सकते हो. तो क्या करते हैं, एक बार आंसर लिखते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं. बराबर. सो लेट्स राइट. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहे हैं अपन लोग. वन. व्हाट द पेज नंबर? सेवन 7.71. ओके. 3 स्टेप में. सबसे पहले इंड एस नेम, नंबर एंड रूल रिलेटेड टू दैट. तो क्या लिखेंगे? एज पर इंड AS 116 leases saying that short-term lease exemption is available only if lease term is less than 12 month. बराबर. ये हमारा रूल हो गया. बस इतना ही है. और क्या है? इन प्रेजेंट केस, द प्रेजेंट केस दे हैड टेकन assets on lease, but they had taken assets on lease for 9 months. For 9 months. But in future they are going to extend it for next 4 month. 4 मंथ को उसको एक्सटेंड करने वाले. Therefore their intention, therefore मत लगाओ, and their intention is to renew it. So it is advisable that we should consider it lease term for 9 + 4 13 month. ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट क्वेश्चन. राइट. देयरफॉर अब लिखेंगे कंक्लूजन. इट्स नॉट अलाउ टू गेट शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन एज its lease term is more than 12 months. That's all. Understood? So ऐसे 3 स्टेप में हमको आंसर लिखना है.
क्योंकि फ्रेंड देखो क्वेश्चंस कैसा भी आए, हमारे पास एक बेस पता है कि हमको कहाँ से आंसर लिखना है, कैसा आंसर लिखना है, देन ओनली वी कैन गो अहेड। तो ऐसे हमको ये 3 स्टेप में इसके आंसर का एक्सप्लेनेशन लिखते जाना है। ठीक है, लेट्स सी उन्होंने क्या लिखा है फ्रेंड्स। सिनेरियो ए की बात करनी है हमको। एट द lessee is reasonably certain to exercise the extension option, refer section 3.2 lease term. The lease term is greater than 12 month, बराबर ना, 12 month से ज़्यादा है, that is 13 month. Therefore, the lease will not account for lease as a short term lease. शॉर्ट टर्म लीज नहीं मानेंगे, हमारे एक्सेप्शन में कवर नहीं होगी ये, हमको इसको नॉर्मल लीज की तरह ही मानना पड़ेगा। ओके, सिनेरियो बी, assuming that same fact as in scenario 1A, except at the lease commencement date the lease is not reasonably certain to exercise the extension option because the monthly lease payment during the option extension period are at what the lessee accept to be market rate, and there are no other factor that would make exercise of the renewal option reasonably certain. Will our answer be different in this case? Obvious friends. उसको रीजनेबल लगता है कि नहीं कराएगा तो हम बोलेंगे भाई फिर जाने दो, 9 महीने का ये, तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, बराबर। बट आंसर हमको वापस से वो 3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। इस बार हम सिनेरियो 1 में क्या लिख देंगे, रूल तो हमने पहले लिख दिया है, अब हमको खाली एक्सप्लेनेशन लिख लेना है कि सेकंड केस में हमारे लिए वो एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि हम 9 मंथ में ही आ गए हैं पीरियड में, लीज पीरियड में, तो हमारा वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा, ना कि वो हमारी नॉर्मल लीज। तो हम बोल सकते हैं कि वो एक्सेप्शन में आ सकता है, राइट। देखो उन्होंने क्या लिखा है, इन दिस केस द लीज टर्म ऑफ लेस देन 12 मंथ, दैट इज 9 मंथ, दस लीज में अकाउंट फॉर द सेड लेस अंडर द शॉर्ट टर्म लेस एग्जम्पशन, दैट इज इट रिकॉग्नाइज लीज पेमेंट एज एन एक्सपेंस। उसको क्या मानना है, उसको एज एक्सपेंस मानना है, ऑन ईदर अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। एक्सपेंस को आप कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन बेसिस करना चाहिए, और द लीज टर्म ऑफ अनदर सिस्टमेटिक बेसिस। लेकिन सिस्टमेटिक बेसिस कौन सा होना चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन मेथड से अच्छा हो। यानी आपको ऐसा कोई मेथड लगता है जिसके बेस पर अपन उसको चेंज कर सकते हैं, या आप उसको ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो उसको लिया जा सकता है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर, आपको सारे इलस्ट्रेशन करने हैं फ्रेंड्स। हाँ, अच्छा, ये वॉट लीज के ऊपर ही बहुत घुमा रहे हैं। तो लीज क्या है हमको पता है, जो भाड़े पे लेते हैं एसेट्स वो होती है, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं कि वो कंडीशन फिलफिल हो रही है तो ही वो एसेट्स में आएगा। तो लेट्स सी ऑल दीज कंडीशन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। कस्टमर XYZ enter into a 10-year contract with supplier ABC for the use of rolling stock specifically designed for customer XYZ। ओके, माने कोई स्पेसिफिक डिजाइन किया है जो कि ABC सप्लायर को मिलने वाला है, रोलिंग स्टॉक XYZ के लिए स्पेशली डिजाइन करके बनाया है। ठीक है, द रोलिंग स्टॉक इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल यूज इन कस्टमर XYZ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इज नॉट सुटेबल फॉर यूज बाय अदर कस्टमर। ओके, इसके लिए स्पेसिफिक है। द रोलिंग स्टॉक इज नॉट explicitly specified in the contract, but supplier ABC owns only one rolling stock that is suitable for customer XYZ use। अच्छा, मतलब ये रोलिंग स्टॉक खाली एक ही है उसके पास, किसके पास, ABC के पास, जो कि उसके कस्टमर XYZ के लिए सुटेबल है, उसने उसके लिए रख के रखा है। अच्छा ठीक है भाई, if the rolling stock does not operate properly, the contract requires supplier ABC to repair or replace the rolling stock। माने हमने कोई चीज भाड़े पे ली, से आपने पेन भाड़े पे लिया, ठीक है, अगर ये पेन बराबर काम नहीं करेगा तो उसको आप ठीक नहीं कराओगे, आपका जो जैसे भाड़े पे लिया वही ठीक कराएगा। ऑब्वियस बात है, हमने रेंट पे गाड़ी ली, गाड़ी खराब हो गई तो अभी हम थोड़ी ठीक कराएंगे, सामने वाले ठीक कराएगा। हाँ, लेकिन गाड़ी ठोक दी तो हमको ठीक करानी पड़ेगी। तो जो बेसिक पार्ट है कि उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया है, ये आ गया है, तो वो ABC खुद ठीक करा के देगा। तो ये तो सारी कंडीशन फिलफिल कर रहा है जो भाड़े पे लेते हैं उसकी। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, उसने पूछा क्या है, बोले वो देख लें, वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट्स। अच्छा,
देखो फ्रेंड्स, ये भी याद रखो कि लीज एसेट्स के लिए एसेट्स किसको लीज दे रहे हैं या किस चीज को लीज दे रहे हैं, दैट शुड बी आइडेंटिफाई। अभी आपको लीज पे क्या देना है अगर आपको ये नहीं पता है तो हाउ कैन यू से इट इज लीज। मैंने बोला ना, ये स्टार्टिंग का उन्होंने बेसिक में घुमाया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो एसेट्स आप भाड़े पे दे रहे हो क्या वो एसेट्स रियल में हैं, यानी वो एसेट्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो ही वो लीज के टर्म में आएगी। आपने कोई ऐसी चीज का एसेट्स लीज पे दे दिया जो एक्चुअल में है ही नहीं या जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है तो उसको लीज नहीं मानेंगे। ओके, सो व्हाट दे सेइंग, वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट्स, तो आंसर इज यस। क्या लिखेंगे? यस, द सेड रोलिंग स्टॉक इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट्स। तो उसको लीज के टर्म में इंक्लूड किया जा सकता है। इतना क्लियर तो बता रहा है, और कितना बताए वो? यस, दो द रोलिंग स्टॉक इज नॉट एक्सप्लिसिटली specified in the contract, that is for example by the serial number, it is implicitly specified because supplier ABC must use it to fulfill the contract। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ये हमारी आइडेंटिफाई एसेट्स है, यानी कि एसेट्स दिख रही है। बोलने का मतलब आप सपोज अभी भाड़े पे ले रहे हो तो कॉमन सेंस यार एसेट्स तो होनी चाहिए ना, जिस चीज को हम ले रहे हैं भाड़े पे वो दैट शुड बी एग्जिस्ट। तो उसी को वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंसर हमारे हिसाब से लिखना है। अब इसका आप बोलोगे सर रूल क्या लिखेंगे? तो रूल यही लिखना है कि जब भी एसेट्स को लीज पे दिया जाएगा तो लीज एसेट्स शुड बी आइडेंटिफाइबल, देन ओनली इट कैन बी लीज, अदरवाइज लीज पे देना पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो आइडेंटिफाई है तो ही उसको लीज पे देंगे, अगर आइडेंटिफाई नहीं है तो उसको लीज पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Customer XYZ entered into a 10-year contract with supplier ABC for the use of a car। ओहो, 10 साल के लिए एक कार को यूज करना है 10 साल के लिए। अब वो एक ही कार रहेगी, कल अलग रहेगी, भगवान जाने हैं, क्योंकि 5 साल की लाइफ होती है नॉर्मली कार की। ठीक है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कार इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ब्रांड, टाइप, कलर, ऑप्शन एक्सेट्रा। मतलब कौन सी ब्रांड की होगी, से मर्सिडीज लेनी है तो मर्सिडीज ब्रांड की है, कौन सा टाइप है उसमें, कौन सी ब्रांड है, कौन सा कलर है, वो फिक्स कर रखा है। एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कार इज नॉट येट बुल्ड। एलो माने अभी तक कार आई नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, बट ये पता है मर्सिडीज है, वाइट कलर की है, हाँ ये सीरीज है, वो पता है। तो मर्सिडीज कार हम थोड़ी बनाने वाले हैं यार, कार तो मर्सिडीज कार बना के देगा हमको। हमने तो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि मर्सिडीज कार आप लाके दोगे हमारे लिए, 10 साल के लिए रेंट पे दोगे। तो फिर पूछा क्या है, वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट्स, तो आंसर इज यस। कार होना जरूरी नहीं है कि हमारे पास कार है, हमने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो डेफिनेटली कार लेके आएंगे जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना यार। तो कार कौन सी है वो नक्की है, ब्रांड कौन सी है वो नक्की है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिफाई है, भले ही हमारे पास एसेट्स अभी तक नहीं है। ओके, so yes, the said car is an identifiable assets, though the car cannot be identified in inception of the contract, that is implicitly specified at the time of the same will be made available to customer XYZ। माने वो अपन ने फिक्स कर रखा है कौन सी ब्रांड है, क्या है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, लीज एग्रीमेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भले उसके पास कार ना हो। ओके, कार बिल्ड नहीं हुई अभी तक, ऐसा बोलने का उसका मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेट्स सी रेजिस्ट्रेशन नंबर 4, सब्सटेंशियल अच्छा सब्सटेंटिव सिचुएशन राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो सब्स्टिट्यूशन राइट है उसके ऊपर बताया है। अब मैं आपको बता रहा था कि इंटेंजिबल एसेट्स जो है यहाँ कवर नहीं है, बट इसलिए आप क्वेश्चन में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटेंजिबल एसेट्स जैसा लग रहा है फिर भी यहाँ पर कवर है अगर उसका लीज रेंट लिया गया है तो। ठीक है, लेट्स सी सेक्शन ए लेते हैं पहले, सिनेरियो 1। तो सिनेरियो ए में बोला है उसने, एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज प्रोवाइडर सप्लायर प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू अ centralized data center that invoice the use of the specified service नंबर 10। अच्छा, सर्विस नंबर 10 को स्पेसिफिक उसने बोला है।
ठीक है। द सप्लायर मेंटेन many identical services in the single accessible location and determine inception of the contract that it is permitted to and can easily substitute another server without the customer consent throughout the period of use. Okay. Further आगे क्या बोला है? The supplier would benefit economically from the substitute and alternative assets because doing this would allow the supplier to optimize the performance of the network at the only a normal cost. In addition, the supplier has made clear that it has negotiated this right of substitution as an important right in the arrangement, and the substitution right affected the pricing of the arrangement. Okay. अब पूछा क्या है? Whether the substitute right are substantive and whether there is an identifiable assets. माने ये जो राइट है क्या वो सब्सटेंटिव है और कोई आइडेंटिफाइबल असेट्स है कि नहीं है। तो पहले तो बताओ क्वेश्चन आपको समझा कि नहीं समझा। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ का आपको राइट दिया गया है, अगर वो आइडेंटिफाई हो सकता है तो ही वो हमारे इस पिक्चर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाइबल असेट्स है या नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। सेकंड में उसने अज्यूमिंग द सेम फैक्टर को अलग बना के दिया है। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, वो आप पहले समझिए। बताइए क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया हो तो ये बोलना चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर सप्लायर प्रोवाइड्स द सर्विस थ्रू आउट द सर्टेनिटी डेटा सेंटर दैट इन्वॉइस द यूज ऑफ द स्पेसिफिकेशन सर्विस नंबर दिस। तो फ्रेंड्स ये क्या है, मोस्टली सर्विस की बात कर रहा है। तो सर्विस फैक्टर के लिए हम लोग कवर नहीं होते हैं, प्लस आइडेंटिफाई एसेट्स के लिए ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो हम ही यूज कर सकते हैं और उसका मेजरली हम ही यूज होना चाहिए। ये इसमें एक कंडीशन है। तो आप बोल सकते हो आइडेंटिफाई एसेट्स के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, जिसको मेजरली बी शुड यूज, माने उसका सोल यूज फॉर अस ही होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, तो ही उसको लीज रेंट मानेंगे या आइडेंटिफाई एसेट्स मानेंगे। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका सोल यूज हमारे लिए है कि नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट्स, नॉट अ दैट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, राइट ना। क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, राइट, आइडेंटिफाइबल एसेट्स, राइट। सो एक बार इनका आंसर देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। द कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू यूज एन आइडेंटिफाइबल एसेट्स बिकॉज एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सप्लायर हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट द सर्वर एंड वुड बेनिफिट economically from such of substitute. Thus there is no identifiable assets. Okay, however, if the customer could not readily determine whether the supplier had a substantially substitution right, for example, there is insufficient transparency into the supplier operation, the customer would presume the substantial right is not substantive and conclude that there is an identifiable assets. तो आप बोल सकते हो फ्रेंड्स उसने दोनों तरीके से बोला है, लेकिन मैं बोल देता हूं आइडेंटिफाइबल एसेट्स के लिए आप एक छोटा सा नोट लिख दीजिए। नोट, आइडेंटिफाइबल एसेट्स means the assets which used only by lessee और मेजर यूज बाय लेसी ओनली। तो अगर एसेट्स का नेचर ऐसा है जो लेसी यूज कर सकता है तो ऑब्वियस उसके लिए है, भले वो उसके पास रखी रहे, तो वो उसको हम लीज एसेट्स बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आइडेंटिफाइबल एसेट्स बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। Assume the same fact as in scenario A except the server number 10 is customized कर दिया and the supplier does not have the practical ability to substitute the customized assets
थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। ये लो, मतलब वो अभी इस टाइप का बन गया है कि वो उसकी यूज में ही आएगा और उसके पास ऐसा वो भी नहीं है कि उसको किसी और के काम में ले सके, ठीक है। एडिशनली इट इज अनक्लियर वेदर द सप्लायर वुड benefit economically from the securing of similar alternative assets, whether the substitution right are substantive and whether there is an identifier assets। तो पूछ रहे हैं फ्रेंड्स क्या वो आइडेंटिफाई एसेट्स है, जो एसेट्स को हमने इस टाइप से इंक्लूड किया है। तो आप बोल सकते हो फ्रेंड्स कि अगर वो स्पेसिफिक नेचर की हो गई है, तो मैंने बताया ना अभी आपको कि अगर वो एसेट्स भले किसी के पास रखे लेकिन ऐसा नेचर का है जो हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाइबल एसेट्स बोल सकते हैं, राइट। देखें, द सब्सटेंशियल राइट इज नॉट सब्सटेंटिव एंड सर्विस नंबर 10 would be an identifiable assets because the supplier does not have the practical ability to substitute the assets and there is no evidence of economic benefit to the supplier for the substitution of the assets. In this case, neither of the condition of substantial right is met, whereas both the condition must be met for the supplier for the have a substantial right. Therefore, sub-list number 10 will be considered as an identifiable assets. ये भी आइडेंटिफाइड एसेट्स हो गई है फाइनली, माने वो अगर स्पेसिफिक नेचर की हो गई है तो आप बोल सकते हैं उसको आइडेंटिफाइड एसेट्स बोला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Customer XYZ entered into a 15-year contract with supplier ABC for the right to use 5 fibers within a fiber optic cable between Mumbai and Pune, ठीक है, 15 साल का राइट लिया है। The contract identify 5 of the cables, 25 fiber for use by customer XYZ, ठीक है। The 5 fiber are dedicated solely to customer XYZ data for the duration of the contract term. Okay, assuming that supplier ABC does not have any substantive substitution right, माने जो सप्लायर उसके पास दूसरा कोई राइट नहीं है उनका कुछ और यूज कर सके, वो उसको ही यूज में लाना पड़ेगा। वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट्स, तो आप बोल सकते हो फ्रेंड्स यस, माने ये 5 ऐसे हैं 5 जिसको वो खाली इसी के लिए ही यूज करेगा और इसके अलावा किसी काम में नहीं लाएगा, तो यस हम बोल सकते हैं आइडेंटिफाइबल एसेट्स है जिसको हम लीज पे ले सकते हैं। ओके, तो यस द सेट 5 fibers are identifiable assets because they are physically distinct and explicitly specified in the contract. Okay, 6 देखते हैं सिनेरियो ए। Customer XYZ enter into a 10-year contract with supplier ABC for the right of transport oil from the India to Bangladesh through supplier ABC pipeline. अच्छा, पाइपलाइन को भाड़े पे लिया है। The contract provides that customer XYZ will have the right to use of 95% of the pipeline capacity throughout the term of the arrangement. मतलब 95% हम लोग यूज करेंगे, 5% हो सकता है कोई और यूज करे, तो मेजोरिटी हमारे पास ही है ना। तो whether there is an identifiable assets, तो आंसर इज यस, ये भी हमारा आइडेंटिफाइबल एसेट्स है। सेकेंड केस, assuming the same fact as in scenario A, except that customer XYZ has the right to use 65% of the pipeline, अच्छा यहाँ पे 65% कर दिया, capacity throughout the term of the arrangement, whether the, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है मेजर, मेजर मतलब 50% प्लस नहीं होता है, यहाँ मेजर का मतलब होता है मोस्टली, माने सारा का सारा वो यूज कर रहा है, तो यहाँ बोल सकते हो नो, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी दे सकते हैं कि 65%, बट स्टिल हम बोल सकते हैं कि नो, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, पहले में यस लिखा है, दूसरे में नो लिखा है। ओके, बाकी की डिटेल आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, ABC Limited enter into a contract with XYZ Limited which grant ABC Limited exclusive right to use a specified gain storage facility over a 5-year period in the month of May and June. During these months, ABC Limited has the right to decide whether which crop and are placed in storage and when to remove them. XYZ Limited provides the loading and unloading service for the warehouse activities. ठीक है, during the other 10 months each year, XYZ Limited has the right to determine
how the warehouse will be used, which party has the right to control the use of the identifiable assets during the period of the use। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी राइट टू कंट्रोल वर्ड आ गया है, माने कौन सी पार्टी के पास राइट टू कंट्रोल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो एबीसी लिमिटेड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सवाईजेड लिमिटेड व्हिच ग्रांट एबीसी लिमिटेड एक्सक्लूसिव राइट टू यूज अ स्पेसिफिक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी ओवर द 5 ईयर। तो एबीसी लिमिटेड एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सवाईजेड लिमिटेड, ग्रांटेड एबीसी लिमिटेड एक्सक्लूसिव राइट टू यूज। तो एबीसी जो है उसके कंट्रोल में ये आ रहा है, यानी कि विच पार्टी हैज द कंट्रोल राइट टू कंट्रोल, तो एबीसी हैव द कंट्रोल ऑफ दिस प्रीमाइसेस। देखिए आगे क्या लिखा है उसने, इन द अबव केस एबीसी लिमिटेड हैज द राइट टू कंट्रोल। ये देखिए क्योंकि एबीसी को ही राइट है, अब वो भले भाड़े पे लिया है एबीसी ने, लेकिन उसको कंट्रोल है कि वही उसको ठीक करेगा, वही उसमें सामान रखेगा, तो वही हमारा पर्पज है। तो पहले आइडेंटिफाई किया, अभी हमको कंट्रोल का पता लगा, कंट्रोल कौन कर रखा है, एबीसी कर रखा है। आगे का डिटेल आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एंड में हमारा पर्पज यही है कि जो भी उसको भाड़े पे लेगा, एंड में वही जो उसको यूज करने वाला है उसको उसका राइट टू कंट्रोल है, तो जो लेसी है उसको ही राइट टू कंट्रोल होता है। ठीक है, तो वो भी अपन को समझाया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। ये सब एग्जाम्पल का पर्पज एक ही है कि हमको वो चीज़ जो बेसिक पार्ट है, जैसे आइडेंटिफायर एसेट्स तो होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको लीज पे किया जा सकता है, फिर उसको कौन कंट्रोल कर रहा है उसके लिए अभी फोकस किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन उसके ऊपर दिए हैं। फिर बताया कंपनी MNO एंटर्ड इनटू अ 15-year कॉन्ट्रैक्ट विद पावर कंपनी PQR टू परचेज ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय a new solar farms। Okay, PQR own the solar farm and will receive tax credits relating to the construction and ownership of the solar farms। Okay, and MNO will receive renewable energy credit that occur from use of the solar farms। ठीक है, who has the right to substantial benefit from the solar farm। The friends company MNO enter into 15-year contract with the power company PQR। तो power company PQR to purchase all of the electricity produced by the new solar farm। तो MNO जो है उसने एग्रीमेंट बनाया है कि वह PQR से पावर परचेज करेगा। तो इनडायरेक्टली PQR जो है वो एक कोई लेसर है, MNO जो है वो लेसी है जो भाड़े पे ले रहा है, तो MNO को ही फायदा होने वाला है। तो इनडायरेक्टली हु विल गेट द बेनिफिट, तो MNO विल गेट द बेनिफिट। तो कंपनी MNO हैज राइट टू obtain the all the economic benefit from the use of the solar farm over the 15-year period because it obtained the electricity production by the farm over the lease farm। तो लीज पे लेके रखा है उसने, तो वो ही लेसी है, तो उसको ही राइट है। तो इनडायरेक्टली राइट आप बोल सकते हो कंट्रोल ऑफ असेट्स MNO को है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी शायद न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द असेट्स। कस्टमर X एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर बाय टू यूज ऑफ द व्हीकल फॉर द 5-year पीरियड। ठीक है, 5 साल के लिए यूज करेगा व्हीकल को। द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई भी हो गया है। सप्लायर Y कैन नॉट सब्स्टिट्यूट अनदर व्हीकल अनलेस द स्पेसिफाइड व्हीकल इज नॉट ऑपरेशनल। मतलब वो अगर ठीक नहीं है तब तक उसको वो चेंज नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब कंट्रोल भी उसके पास ही है, किसके पास, लेसी के पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द ब्रेकडाउन, तो उसको चेंज करेगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कस्टमर X ऑपरेट द व्हीकल, दैट इज ड्राइव द व्हीकल, और डायरेक्ट अदर टू ऑपरेट द व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल हायर अ ड्राइवर। माने वो खुद भी चला सकता है और ड्राइवर को हायर भी कर सकता है, कोई उसके बिहाफ पे चला सकता है, लेकिन अंडर द कंट्रोल और अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ द दैट पर्सन जिसको गाड़ी दी है भाड़े पे। ठीक है, सेकेंड, कस्टमर X डिसाइडेड हाउ टू यूज द व्हीकल विथ इन कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन। माने उसमें कोई गलत काम नहीं करेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन मतलब जो गाड़ी ली गई उस काम के लिए रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज कस्टमर X डिसाइडेड वेदर द व्हीकल गोज एज वेल एज व्हेन और वेयर whether it is used and what is the use for। Customer X can also change these decision throughout the period of the use। ठीक है, तो कस्टमर के ऊपर ही है पूरा। सप्लायर Y prohibited
certain use of the vehicle, for example moving it overseas, मतलब उसको बाहर लेके नहीं जा सकते हैं आप, इंडिया से बाहर ले गए, एंड मॉडिफिकेशन टू द व्हीकल टू द प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन द एसेट्स, मतलब उसमें कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते जिससे वो इंटरेस्ट खराब, उसके एसेट्स जो है वो खराब हो जाए. Whether customer X has the right to direct the use of the vehicle throughout the period of lease, अरे ऑब्वियस यस, ये तो बेसिक टर्म है. जैसे भी सपोज आपने किसी को गाड़ी भाड़े पे दी तो आपकी गाड़ी को वो चेंज नहीं करेगा, उसमें कोई गलत काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियस बात है, लेकिन उसका राइट तो उस लेसी के पास है जो लेसी उसको लेके चला गया है. इसका मतलब आंसर इज यस, कस्टमर एक्स है द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट्स, वही उसको यूज करेगा, लेसी के ही अंडर में है वो, और वही हमारा पर्पज है, तो लेसी ही कंट्रोल में है और लेसी के लिए कवर करेगा. इंडिया 116 इसको कवर करता है. ओके, लेट डू नेक्स्ट. एंटिटी ए, बाकी फ्रेंड्स सबके आंसर आपको वही सिस्टम से लिखने हैं, याद रखो, ये मैं करा रहा हूं, आपका पर्पज है मेरा टाइम सेविंग प्लस जो कंसेप्ट है वो आपको समझे. ये सारे क्वेश्चन करने का पर्पज क्या है, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, तो उनसे उसने चीज को घुमाया, हर एक चीज को. 50 क्वेश्चन में कुछ तो देगा ना यार, जो मेन ट्रिस्ट है वो हमने कर लिया है. इसके अलावा भी और आएगा, सेल एंड लीज बैक, और सेकंड पार्ट भी है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर. बाकी के क्वेश्चन में वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट है वो लॉजिक है वो आपको समझ जाता जाए, वो 80% कॉमन जो है वो आपको समझ आता जाए, प्लस जो आंसर है वो 3 स्टेप में लिखना है, वो आपको हर क्वेश्चन के लिए लिखना है, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा था. राइट, ठीक है. एंटिटी एज कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर एच टू मैन्युफैक्चर पार्ट इन द फैसिलिटी. एंटिटी ए डिजाइन द फैसिलिटी एंड प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन. सप्लायर एच ओन्स द फैसिलिटी एंड द लैंड. ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं. एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर एच टू मैन्युफैक्चर पार्ट इन द फैसिलिटी. ठीक है. Entity A design the facility and provide the specification. ठीक है. Supplier H own the facility and the land. ठीक है. Entity A specified how many part it need and when it need to part to be available. ठीक है. माने ये जो कोई काम है जो करवाना है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि से अपन को कोई घर बनवाना है, तो घर में अपन को कोई डेकोरेशन करवाना है, घर का इंटीरियर करवाना है, तो इंटीरियर में क्या करना है, कैसे करना है, वो हम डिसाइड करेंगे, और उसके बिहाफ पे दूसरा आदमी काम करेगा. ऐसा कुछ चल रहा है. ठीक है. सप्लायर एच ऑपरेट्स द मशीनरी एंड मेक्स ऑल ऑपरेटिंग डिसीजन इंक्लूडिंग हाउ एंड व्हेन द पार्ट आर टू बी प्रोड्यूस्ड. ओके. एज लॉन्ग एज मीट द कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट टू deliver the specification number on the specified date, assuming supplier H cannot substitute the facility and hence is an identifiable assets. अच्छा, वो बोल रहा है वो identifiable assets है. ठीक है. Which party has the right to control the use of the identifiable assets, for example equipment, during the period of use. अब फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये समझो आप. क्वेश्चन ने सिंपल बोला है कि एक एंटिटी है ए जिसने सप्लायर एच को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया है कुछ फैसिलिटेट. उसके लिए लैंड वगैरह जो है वो एच के अंडर में दी जाएगी, वो उसको बनाएगा, ठीक करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा. तो ये जो आ रहा है उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये क्लियरिटी नहीं आ रही है कि आखिर कौन लेसी है कौन लेसर है, एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं. तो फ्रेंड्स ऐसे केस में आपको क्या सोचना चाहिए कि हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है कि एसेट्स जब रेडी हो जाएगी उसके बाद उसको कौन यूज करेगा, तो उसके बाद तो एंटिटी ये यूज करेगी. और एसेट्स का जो काम चल रहा है, क्या बोला उसने, विच पार्टी हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट्स दैट इज इक्विपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज. तो अब एंटिटी ए जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो उससे प्रोड्यूस करवा रही है, किससे, सप्लायर एच से. तो ए के पास ही कंट्रोल रहना चाहिए. लेकिन अगर वो एसेट्स एच के पास जाके एच भी उसको यूज कर सकता है तो कंट्रोल एच के पास चला जाएगा. तो थोड़ा डिप्लोमेटिक आप बोल सकते हो. लेट्स सी द आंसर उन्होंने क्या लिखा है. ओके. एंटिटी ए डज नॉट डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट्स दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली ड्राइव्स the economic benefit because supplier
H determine how and when the equipment is operated once the contract is signed. Therefore, supplier H has the right to control the use of the identifiable assets during the period of the use. Although entity A stipulated the product to be provided and has input into the initial decision regarding the use of the assets, though its involvement in the design of the assets, it does not have the decision making right over how and for what purpose the assets will be used over the assets during the period of the use. The arrangement is supply agreement, not a lease. ये लीज ही नहीं है फ्रेंड्स. मैं बता रहा था आपको कि ये जो सिस्टम बना है वो बेसिकली एक कोई असेट्स बना रहे हैं, इसकी लैंड है वो बना रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है, तो ये लीज ही नहीं है. दिट्स आर नॉट अ लीज एग्रीमेंट. ओके फ्रेंड्स, तो देखो उसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुमा दिया. आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन में वो किस तरीके से अपन को एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है. इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आईसीआई के मटेरियल से क्वेश्चन ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या आ रहा है. क्योंकि वो रूल जो हैं वो सब रखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो उसने बनाए हैं वो इस टाइप से बनाए हैं कि कहीं पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट उसने कर दिया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. अब ये लीज ही नहीं है ऐसा वो बोलता है. और बेस बात हमको क्लिक भी हो रहा है क्योंकि एक दूसरे से बनाने की बात कर रहा है. उसको डिजाइन देगा, वो उसका बनाएगा, तो ये तो काम चालू है यार, अभी काम तो होने दो पहले, उसके बाद ही तो असेट्स को यूज करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में मैं इतना ही क्वेश्चन रख रहा हूँ फ्रेंड्स. नेक्स्ट पार्ट में बाकी ये क्वेश्चन करेंगे और बाकी ये कॉन्सेप्ट करेंगे. लेकिन ये अभी जो आपको मैंने दिया है उसका पर्पज एक ही है कि आप आईसीआई के थ्रू जाइए फ्रेंड्स. आईसीआई को जो चाहिए उस पर फोकस करिए, प्लस जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक लॉजिक है उसको पूरा अप्लाई करिए. एंड वो 80% पार्ट जो मैं कॉमन बोलता हूँ उसको हमेशा अप्लाई करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको हर क्वेश्चन नया नहीं लगेगा. एटलीस्ट आपको तो पता है कि कैसे उसका सोल्यूशन में जाना है. और वो जनरल लॉजिक जो होता है उसका कॉन्सेप्ट हमेशा ही काम आता है फ्रेंड्स. प्लस आपने जो पुराने सिक्के रखे हैं वो चीज़ें रॉन्ग नहीं थी, उनमें मॉडिफाई किया गया है, इंप्रूवमेंट किया गया है, तो उन इंप्रूवमेंट को एक्सेप्ट करो और बाकी का रिलैक्स होकर पढ़ाई करो फ्रेंड्स. जैसे मैंने बताया कि आई एम द हेल्पिंग हैंड हु कैन मेक यू सीए, बट एक ही शर्त है कि जो बोला जाए उसको एज इट इज फॉलो करो. बराबर. तो फ्रेंड्स इन सबके नोट्स बनाओ, जो मैंने आपको बताया उनको बराबर से अप्लाई करो. एंड सेकंड पार्ट आई विल डू सून. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.